आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कितने खुशनसीब है वो लोग जिनका लहू वतन के काम आता है। सो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे अपने आज़ादी के 75 साल पूरे होने पे। अमृत महोत्सव, पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहा है। और इससे पहले मैं सबसे पहले अपने महान वीर शहीदों को याद करना चाहूँगा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, वीर कुंवर सिंह, शिवाजी और ऐसे महान और अनगिनत हमारे शहीद जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा करके अपनी बलिदान दे करके हमें आज़ादी दिलाई। और आज हम आज़ाद और खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। साथ ही साथ जो आज़ादी के मिलने के बाद, जो आज़ादी से 75 साल पूरे होने तक जो हमारे भारतीय सेनाओं ने जो लगातार लड़ाइयाँ लड़ी और इस भारत को आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से प्रदान करने में अपने अनगिनत हमारे वीर जवान शहीद हुए, उन सबका मैं कर्जदार हूँ और सबका उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमें इस भारत को आज़ाद कराने और भारत की आज़ादी 75 सालों तक इसको सिक्योर करने के लिए उन्होंने अपने इतने बलिदान दिए। दोस्तों, हम अगर सबसे पहले बात करें तो अगर अपने दुश्मनों की बात कर ले सबसे पहले, तो हमारे आंतरिक दुश्मन तो हैं ही, लेकिन हम अपने बाहर दुश्मन जो हमारे चाइना और पाकिस्तान है, सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे और थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या रियली क्या औकात रही है हमारे सामने और क्या हमारे पास कितना थ्रेट है उनका। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ये जान चुका है कि लोंगे वाला जो लड़ाई हुई थी उससे ये अंदाज़ा लग गया उसको, जो 120 जवानों ने मात्र अपने मिनिमम रिक्वायरमेंट और आरसीएल गन के थ्रू उसके पूरे टैंक रेजिमेंट को बर्बाद कर दिया था। एक पूरी ब्रिगेड और टैंक रेजिमेंट को बर्बाद कर दिया था, जो अपने आप में एक इतिहास है। और दुनिया के बड़े से बड़े मिलिट्री और सैन्य शासक आज भी इस चीज़ को केस स्टडी की तरह समझते हैं कि कैसे 120 बहादुर जवानों ने, 23 पंजाब के जवानों ने कैसे पूरे ब्रिगेड को, और वो भी अब्राहम टैंक जो अमेरिका के वो सबसे जाने माने टैंक थे, उन टैंकों को, पूरे टैंक ब्रिगेड को कैसे बर्बाद कर दिया मात्र 120 जवानों ने। ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक लर्निंग है। आज भी लोग इस पर स्टडी करते हैं। साथ ही अगर देखें पाकिस्तान की तो 93,000 जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान 1971 वॉर में, जो पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिए थे, उसके 93,000 सैनिकों ने, भारतीय सैनिकों के सामने। ये भी एक दुनिया में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक कहीं पे भी इतने सैनिक सरेंडर नहीं किए किसी अपने दुश्मन के सामने। हमने वहाँ पे भी सरेंडर कराया। कारगिल की लड़ाई में हमने देखा उनको कैसे चूहे की तरह खदेड़ के मारा। और ऐसे जितनी लड़ाइयाँ हुई, तो पाकिस्तान की औकात क्लियरली इसमें दिख चुकी है कि पाकिस्तान के पास क्या औकात है और पाकिस्तान के पास कितना लेवरेज है। और आज के डेट में पाकिस्तान की किसी भी तरह से औकात नहीं है, नेवल, एयर या फिर कहीं से भी, जो भारत से वो कभी मुकाबला करने की सोच भी सके। हमारे पास जब से S-400 आ गई हैं मिसाइल्स और ब्रह्मोस तैनात हो गई सुखोई पे और राफेल, तो ऐसे ही इन घातक हथियारों के आने की वजह से हम अगर अपने बॉर्डर पे LOC पे ही हम अपना सर्कुलेट कर दें, LOC पे ही हम अपने एक्टिवेट कर दें S-400 और अपने ब्रह्मोस को, हम चाहे तो कराची और लाहौर तक नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ही नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर सकते हैं, इतनी हमारी क्षमता है। पाकिस्तान बहुत अच्छी तरह से इसको समझता है और किसी भी मायने में, वो जल में हो या फिर थल में हो या फिर नभ में, किसी भी मायने में पाकिस्तान हमसे मुकाबला करने के किसी भी हालात में नहीं है। मेन हमारा अगर दुश्मन है, अगर मैं बात करूं तो अब हमारा पाकिस्तान नहीं है, मेन हमारा दुश्मन है चाइना। और चाइना हमेशा से एक चाइना का माइंडसेट रहा है। चाइना हमेशा डराने की कोशिश करता रहा है हमें कि 1962 का एक हवाला देता रहा है। दोस्तों, बहुत सारे लोग को नहीं पता है, बट 1962 की जो लड़ाई हमने हारी थी वो एक पर्टिकुलर एरिया में हुई थी। और लड़ाई हारने का मुख्य कारण हमारा था क्योंकि हमारे सरकार, उस समय की जो लीडरशिप थी, केंद्र की सरकार थी, उनने खुली छूट नहीं दे रखी थी और इसका उन्होंने प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी। आर्मी को एक तो उन्होंने खुली छूट नहीं दी थी, और दूसरा कि इसका प्रिपरेशन जो प्रॉपर होना चाहिए था, इसका प्रिपरेशन उन्होंने नहीं किया था बिल्कुल भी। और एक दोस्ती और भाईचारा का चाइना के साथ वो रिश्ता लेके चल रहे थे, बट जैसे कि चाइना हमेशा धोखा देता रहा है, उसने धोखा दिया। वो एक ऐसा था कि हमारी लीडरशिप ने हमारे सेनाओं के हाथ बांध रखी थी और हमारे सेनाओं के पास उतना प्रॉपर उस दुर्गम इलाकों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ी कर रखी थी हमारी सरकार ने, और उतनी हथियार नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से हमें अपने पोस्ट छोड़ के पीछे हटना पड़ा। फिर भी हमारे बहादुर सैनिकों ने बहुत लड़ा और उसका बदला देने के लिए बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, 1967 में जो बैटल ऑफ नाथुला हुआ था और चावला, उसमें हमारे जो इंडियन आर्मी ने बेफिटिंग रिप्लाई दिया था और चाइना को बकायदा हारना पड़ा था, उसमें पीछे हटना पड़ा था हमारा पोस्ट छोड़ करके। हमने उसका बदला लिया 1967 में।
हमारे 50 सैनिकों को उन्होंने मारा था, हमने उनके 300 सैनिकों को मारा बैटल ऑफ नाथुला में। सो ये एक जस्ट एक माइंडसेट है, और ऐसा जब से एक मनोवैज्ञानिक दबाव है हमारे ऊपर कि हम चाइना हमारे ऊपर 62 में जीत गया तो हम उससे नहीं जीत सकते। बट अभी औकात जो चाइना की है वो सबको पता है कि अब जो पैंगोंग त्सो में हुआ वो क्या हुआ। तो उसका एक मीडिया है जिसको भी बोलते हैं ग्लोबल टाइम्स चाइना का, वो उसके थ्रू बड़े बड़े वीडियो बना करके और VFX वाले वीडियो बना करके और आए दिन वो जारी करता रहता है और धमकाता रहता है हिंदुस्तान को, या फिर कि हम तुमसे इतने पावर में इतने ज़्यादा हैं, या फिर हमारी सेना इतनी है, अब ड्रिल कर करके और अच्छे वीडियो शूट करने में वो काफ़ी माहिर है, और वीडियो शूट करके तो उन्हें लगता है कि वीडियो शूट करके वो भारतीय सेना को हरा देंगे। मैं कहना चाहता हूँ ग्लोबल टाइम्स से और जो भी, कि ऐसा नहीं है बिल्कुल कि आप एक्चुअल वॉर सिनेरियो, दुनिया की पहली चाइनीज आर्मी है जिसके पास एक्चुअल लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और एक लड़ाई उसने जो वियतनाम से लड़ी थी वो हार गई थी। सो इवन कि चाइना के जो PLA के जो चीफ ऑफ आर्मी थे उन्होंने भी कहा था कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी सेना का नेतृत्व करता हूँ, बट इस सेना के पास एक्चुअल युद्ध का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वहीं पे भारतीय सेना के पास 4 युद्ध, बड़े युद्ध, फुल स्केल वॉर का एक्सपीरियंस है, प्लस में साथ में इंटरनल इंसर्जेंसी और इंटरनल चीज़ों को टैकल करने का भारतीय सेना के पास संपूर्ण एक्सपीरियंस है और एक उसके पास अनुभव है। जबकि साथ ही साथ भारतीय सेना के पास एक महान विरासत है हमारे पूर्वजों का। सो जो सेनाएं लड़ती हैं, जो युद्ध होता है वो ग्लोबल टाइम को ये जानना चाहिए कि जो युद्ध होता है वो उसके सिनेरियो बिल्कुल अलग होते हैं, वो स्ट्रेटजी पे डिपेंड करते हैं और सेना के बहादुरी पे डिपेंड करते हैं, मनोबल पे डिपेंड करते हैं, जो चाइनीज आर्मी के पास, चाइनीज PLA सोल्जर्स के पास बिल्कुल भी नहीं है। सो अगर हमारे भारतीय सेना के सामने अगर गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट या फिर ऐसी खतरनाक रेजिमेंट तैनात अगर हमारे कर दी जाए तो ये चाइना के लिए किसी भी तरीके से पार पाना मुश्किल नहीं है। मैं आपको कुछ कारण बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि चाइनीज आर्मी और चाइनीज सेना किसी भी हालात में भारतीय सेना से मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो अगर हम टेरेन की बात करें तो जो लद्दाख वाला टेरेन है, या फिर आपको नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश वाला टेरेन है, या फिर बीच में उत्तराखंड वाला टेरेन है, वो ट्रेन काफ़ी हिमालयन ट्रेन है, काफ़ी पहाड़ी ट्रेन है, और माउंटेन स्ट्राइक फोर्स चाहिए उसमें लड़ने के लिए, जिसके पास माउंटेनियरिंग की काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है उस सेना के पास। और आपको पता है कि भारत पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट माउंटेन स्ट्राइक फोर्स है भारत के पास। इवन कि अमेरिकन आर्मी भी ट्रेनिंग लेने आती है माउंटेन स्ट्राइक ऑफ में इंडियन आर्मी से। सो आप समझ सकते हैं कि इतनी एडवांस फोर्स है हमारे पास जो उस लड़ाई में जिसका युद्ध क्षेत्र एक्सपीरियंस, हमारी सेना ऑलरेडी सियाचिन पे तैनात है, जिसके पास एक लंबा अनुभव है इस पूरे माउंटेन पे लड़ने का और एक से एक हार्श टेरेन में लड़ने के लिए और वहाँ पे गार्ड करने के लिए। और चाइना के पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सो ये उसके लिए ऑलवेज प्रॉब्लम होगा, जो उनकी सेना कभी एक्लेमेटाइज नहीं हो पाएगी, रिहेबिलिट नहीं हो पाएगी प्रॉपर उन डिफिकल्ट टेरेन पे, जहाँ पे इंडियन आर्मी कई सालों से वहाँ पे लगातार बॉर्डर प्रोटेक्ट कर रही है और लगातार अपनी सेवाएं दे रही हैं। सो एक बहुत लंबा अनुभव है भारतीय सेना का, जबकि उसके सामने चाइनीज सेना के पास कोई अनुभव नहीं है। सो सिर्फ हथियारों से युद्ध नहीं जीता जा सकता है, पहली बात। दूसरी कि अगर तिब्बत वाले दुनिया को तिब्बत का जो पठार है उसको छत कहा जाता है। सो उनके जो एयरफील्ड्स हैं, जो चाइनीज एयरफील्ड्स हैं, वो ऐसे हैं, वो तिब्बत से कितना भी अगर उनके पास एडवांस फाइटर जेट है फिर भी वो उड़ान भरेंगे तो पूरी कैपेसिटी के साथ नहीं भर सकते, क्योंकि वो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उसके साथ वो पूरा पेलोड लेकर के उड़ान नहीं भर सकते। जबकि इधर अपने साइड दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट जो एयरफील्ड है, या फिर ऐसे और भी एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप्स बनाए गए हैं, यहाँ से हमारी भारतीय सेना चाहे तो लगातार लॉजिस्टिक्स और ये फाइटर जेट्स को मूव कर सकती है। सो उनके लिए इतना आसान नहीं होगा ये अपने फाइटर जेट्स को उड़ाना वहाँ से, क्योंकि वो इतना ऑलरेडी ऊंचाई पे है, और ऊंचाई से उड़ करके आप कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा ऑक्सीजन कम होगी, और उतने ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो बर्निंग कैपेसिटी होती है फाइटर जेट्स की वो अपने आप कम हो जाती है। तो उनको किसी भी हालत में जो कैरिंग कैपेसिटी होगी फाइटर जेट्स की वो उतना तक नहीं ले जा सकते। सो कि हमारे से कंपेरिजन करने में वो हमारी बराबरी वहाँ पे भी नहीं कर सकते। दूसरा रही बात कि अगर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, तो ऑलरेडी भारत के पास S-400 आ चुका है, जो कि चाइना से अधिक रेंज का है, क्योंकि चाइना MTCR का पार्ट नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का। सो उसके पास रूस उसको 350 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर से ज़्यादा का मिसाइल नहीं दे सकता MTCR एग्रीमेंट के तहत, जबकि भारत MTCR का सदस्य है, तो इसको ऑलरेडी 400 से आगे का भी जो डिफेंस सिस्टम है वो भारत को मिल सकता है। और भारत के पास अभी S-400 है जो 400 किलोमीटर का उसका रेडियस है डिफेंस करने का। सो वो भी हमारे पास है। तो
हम हमारे पास ऑलरेडी उससे ज़्यादा जो एयर डिफेंस कंट्रोल करने की चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी हैं, आकाश हमने तैनात कर दिए, और भी चीज़ें तैनात कर रखी हैं। तो और रही बात माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प, हमारे पास ऑलरेडी है, गोरखा रेजिमेंट है, पंजाब रेजिमेंट है, बिहार रेजिमेंट है, राजपुताना राइफल्स है, और बहुत सारी हैं जो मतलब जिनका कि सौर और वीर गाथा के बारे में आप सुनेंगे तो हिटलर ने भी कहा था कि अगर मेरे को गोरखा की अगर एक पलटन मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया फतह कर सकता हूँ। सोच लीजिए गोरखा कितनी कितनी तगड़ी फाइटिंग फोर्स है माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प में। सो ये चाइना के लिए आसान नहीं होगा कि वो उधर से अटैक कर सकता है या उधर से हमसे हमारे हमारे किसी बॉर्डर पर टिक सकता है हमसे। अगर दूसरा कि अगर वो अगर उसको अगर समुद्री रास्ते से में हमारे से अगर युद्ध करना पड़े तो समुद्री रास्ते से भी हमारे पास वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि समुद्र के रास्ते से उसको पूरा साउथ चाइना सी घूम करके आना पड़ेगा और इंडियन ओशन में पहुंचने के लिए, अटैक करने के लिए। और इंडियन ओशन में पहुंचने से पहले उसको पार करना होगा जो मलक्का स्ट्रेट है। और मलक्का स्ट्रेट आपको पता है कि वहाँ पे हमारी ट्राई सर्विस कमांड है, इंडियन नेवी, एयरफोर्स और और वहाँ पूरे मलक्का स्ट्रेट में इंडियन नेवी का दबदबा रहता है, और साथ में यूएस नेवी भी वहाँ पे रहती है। खैर हमें यूएस नेवी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इंडियन नेवी ही अकेले काफ़ी है मलक्का स्ट्रेट को जाम करने के लिए। सो वहाँ पे उनकी राज वहीं पे की जा सकती है चाइनीज़ नेवी का। सो वो किसी भी हालत में इंडियन ओशन में हमसे डोमिनेट नहीं कर सकते। सो ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का ग्लोबल मीडिया, जो टाइम्स है चाइना का, वो हमेशा मनोवैज्ञानिक दबाव से ये लोग गेम खेलते हैं कि मनोवैज्ञानिक दबाव बना लो कि हाँ हम जैसा कि लोग मान लें कि नहीं हम सुपीरियर हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल भी सुपीरियर नहीं है किसी भी हालत में अगर देखा जाए, क्योंकि हथियार हो सकते हैं उनके पास हमसे ज़्यादा, नो डाउट, बट हथियार से सारी युद्ध नहीं जीते जा सकते। हथियार से कैसे युद्ध जीता जा सकता है? अगर हमारे पास फाइटर जेट हमारे पास भी हैं, हमारे पास भी मिसाइल्स हैं, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हमारे पास भी एयर डिफेंस सिस्टम है, थोड़ा कम है, दैट्स ऑल ओके, बट हमारे पास भी वो सारी चीज़ें हैं। और रही बात सबसे बेस्ट, सबसे जो एक्सपीरियंस और अनुभव और भारतीय सेना का जज्बा, वो दुनिया में किसी सेना के पास नहीं है, और दुनिया में किसी सेना के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो भारतीय सेना के पास है। सो भारतीय सेना जो लड़ती है वो अपने देश को बचाने के लिए किसी भी हालत तक जा सकती है। सो मुझे नहीं लगता कि भारतीय सेना के होते चाइनीज़ सेना की कोई औकात है और कुछ वो कर पाए। कहने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं। सो पहली बात तो ये 1962 का मैं बार बार कहना चाहूँगा, 67 में चाइना ने देख लिया, और उसके बाद की बात की अगर बात करें तो अब तो 2022, अब तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि हमने इतने सारे हथियार ऑलरेडी, हमारी सरकार और लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग है और हथियार इतने सारे हमने खरीद रखे हैं कि चाइना सोच भी नहीं सकता है हमसे टकराने के लिए। सो ये एक माइंडसेट बनाने की कोशिश करता है वहाँ के मीडिया और चाइनीज़ सरकार की, नहीं हम ये वैसा है उनमें कुछ नहीं। सो ये रहा हमारे दुश्मनों का वर्णन, जो उनकी औकात थी, उनको देखना चाहिए उनकी औकात कितनी है हमारी भारतीय सेना के सामने, जो कि इतनी प्रोफेशनल सेना है और पूरी दुनिया में जिसका नाम है। मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सेना और हमारे देश को समझने के लिए आप जब बॉर्डर एरिया में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि सेना कितनी मुश्किल हालात में वहाँ पे काम कर रही है और कितना मुश्किल। तो आपको पता चलेगा कि कितना आसान नहीं है ये, मतलब ये तिरंगे को इतना बचाना। सो मैं हर किसी कहना चाहूँगा कि तिरंगे का रिस्पेक्ट करें, हम अपने देश का रिस्पेक्ट करें। और अभी तक हमने आज़ादी तो पाई है, 75 साल हो गए, बट अब हमें आज़ादी पानी है गरीबी से, अशिक्षा से, बेरोजगारी से और जात पात के भेदभाव से, दंगों से, इन सब से हम आज़ादी पानी है। और हमें एक लंबे समय के लिए आगे जाना है, जो अपने देश को बढ़ाना है कि हम भी विकसित देशों की श्रेणी में खड़े हो पाएँ। हम भी अपने शिक्षा के स्तर को, अपने स्वास्थ्य के स्तर को, अपने सड़कें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर को, और जो ट्रू सेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, भारत के संविधान का जो वास्तविक मतलब है, हम उसको हर आदमी तक पहुंचा सकें, उसको हर जनमानस तक, भारत के जनमानस तक पहुंचा सकें, और एक विकसित और एक विकसित, एक स्वस्थ भारत और एक शिक्षित भारत बना सकें। ये हमारा टारगेट होना चाहिए आने वाले सालों में, और ये सरकार का भी प्रयास होना चाहिए कि आगे उसको कैसे करना है। सो ये रही बात। सो मिल करके जो भारत सरकार ने अभी हर घर तिरंगा का जो अभियान छेड़ा है, बहुत ही बढ़िया अभियान है, और मैं चाहूँगा कि हर कोई तिरंगा फहराए अपने घर, और जो अपने देश है और उसकी महत्व को समझे, अपनी आज़ादी को महत्व को समझे, क्योंकि हम और आप तभी सुरक्षित हैं जब देश सुरक्षित है। एग्जाम्पल के लिए आप अफगानिस्तान को देख सकते हैं, क्या हुआ अफगानिस्तान में, सब कुछ था, वहाँ से बड़े बड़े एमएलए और एमपी, और फिर उनके पास करोड़ों रुपए थे, बंगले थे, लेकिन जब देश ही नहीं बचा तो उनको पैदल अपने बच्चों को लेकर भागना पड़ा वहाँ से, क्योंकि जब देश सुरक्षित नहीं है तो आप कहाँ से सुरक्षित रहेगा, हम कहाँ सुरक्षित रहेंगे, हमारा धर्म कहाँ से सुरक्षित रहेगा, और कुछ सुरक्षित नहीं रहेगा।
सो सर्वप्रथम देश है, उसको सुरक्षित करने के बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं, नौकरी, पैसा, घर परिवार, कोई भी चीज़। तो सर्वप्रथम हमें देश को चाहिए कि देश हमारा सुरक्षित रहे, और उसके लिए जो भी हमसे बन पड़े अपने लेवल पे हमें करना चाहिए। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मैं उस धरती से आता हूँ जिसने बुद्ध दिया, भगवद गीता दिया दुनिया को। मैं उस धरती से आता हूँ जिसने ज्ञान दिया पूरी दुनिया को, योग दिया पूरी दुनिया को। मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ पे हमारी माँ बहनें पूजी जाती हैं। मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ पे गायों को पूजा जाता है। मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ पे हर इंसान में भगवान का वास माना जाता है। मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ गुरु आदि शंकराचार्य और भगवान शिव, राम और श्री कृष्ण जो पूरी दुनिया में ख्यात हैं अपने ज्ञान के लिए, वो सब यहीं पे जन्मे। मैं उस धरती से आता हूँ जहाँ पे हिमालय है। उस धरती से आता हूँ जहाँ पे अविरल लाखों सालों से गंगा बहती चली आ रही है इस धरती को पावन करने के लिए। सो मैं धन्य हूँ उस धरती पर पैदा होकर के, और मैं कोटि कोटि नमन करता अपने वीरों को, अपने शहीदों को और अपने देश को। सो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी इस आज़ादी का महोत्सव को पूरे धूमधाम से मनाएं और अपने देश को आगे बढ़ाने में जो भी सहयोग हो उसे करें। धन्यवाद।